हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो सीटेट लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम कैसे होता है? सरल से जटिल की तरफ होता है, अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, वैश्विक से स्थानिक की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो बच्चों के प्राथमिक वर्षों में जो विकास का क्रम होता है वह सरल से जटिल की ओर होता है। तो यहाँ पे ए विकल्प हमारा करेक्ट दिया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था या फिर पूर्ववर्ती अवस्था? तो भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं उसे सामाजिकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं? वह उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। अनुकरण मतलब नकल करने लगते हैं और वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। तो सबसे पहले वस्तु स्थायित्व क्या होता है? वस्तु स्थायित्व यह क्वालिटी होती है कि बच्चा जो होता है यह समझ पाता है कि वह चीज़ उसके सामने नहीं है फिर भी उसके आसपास मौजूद होती है। जैसे छोटा बच्चा है, ये बेड है, इसमें खेल रहा है और इसको एक खिलौना दे दिया जाए, इसको एक खिलौना दे दिया जाए और खिलौना उसका नीचे गिर जाए, तो उसकी आंखों के सामने खिलौना नहीं है फिर भी वह समझ पाता है कि खिलौना क्या है, हमारे आसपास मौजूद है। तो इसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व। अब ये कौन सी अवस्था की विशेषता होती है? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक? तो पियाजे के द्वारा जो 4 अवस्थाएं बताई गई थी, तो जो पहली अवस्था थी संवेदी चालक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था की ये विशेषता होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वह रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्ची जो है सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वह रोशनी देता है, तो उसे कहा जाता है जीववादी चिंतन। क्या कहते हैं इसको? जीववादी चिंतन कहते हैं। और यह विशेषता होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं निर्जीव चीज़ों को सजीव समझने लगते हैं। निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव-वायगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कीमा, पाड़, सामाजिक अंतःक्रिया? तो बात की जाए यहाँ पे स्कीमा की, तो स्कीमा बताया गया था पियाजे के द्वारा। स्कीमा के बारे में पियाजे ने बताया था, जबकि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़ और सामाजिक अंतःक्रिया, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं लेव-वायगोत्स्की के सिद्धांत में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लेव-वायगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ या फिर आलम्बन देना, उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। तो लेव-वायगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान करके विद्यार्थियों को पाठ या फिर आलम्बन देना। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? तो प्रथम अवस्था की विशेषता क्या पूछी गई है यहाँ पे? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की जो प्रथम अवस्था है उसमें से क्या होता है कि जो बच्चा होता है कोई भी कार्य करता है तो दंड पाने के लिए या फिर पुरस्कार पाने के लिए करता है ज़्यादातर कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। जो नियम बनाए गए हैं उन्हें तोड़ना नहीं है और अपना कार्य करते जाना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्ष में बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं
जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण व पृथक्करण किया जाता है। बच्चे को इनाम पाने के लिए सज़ा से बचने के लिए कार्य करते हैं। तो जैसे कि इनाम पाने के लिए, सज़ा के लिए कहीं भी ऑप्शन मिल जाए कार्य करने के लिए, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा। कभी भी नामीकरण और पृथक्करण नहीं किया जाता है, और निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार कभी भी कोई चीज़ें सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है बच्चों को। तो ये सारे निगेटिव वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट दिया गया है। प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? सामान्य बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि या फिर विशिष्ट बुद्धि? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषाई बुद्धि का। मुख्य रूप से हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, और हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुप्रकारी होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक, खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, उसे क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, नकारना चाहिए, के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए? तो व्यक्तिगत वाक जो होता है, उससे बच्चे जो होते हैं अपने कार्य को दिशा प्रदान करते हैं, तो इसलिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समानता, जेंडर गतिशीलता या फिर जेंडर प्रारूप? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह दर्शाता है जेंडर प्रारूप को। किसको? जेंडर प्रारूप को। एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदित निर्देश। विभेदित निर्देश। सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रत्याहन आधारित परीक्षाएं, सहयोगात्मक परियोजनाएं, मानकीकृत परीक्षाएं या फिर मानक संदर्भित परीक्षाएं? सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का जो प्रमुख तरीका होता है वह होती है सहयोगात्मक परियोजनाएं। सहयोगात्मक परियोजनाएं। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना, शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना, कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए। तो शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना, हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना? क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? तो केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना जो है सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है। पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो जूझ रहे होते हैं गुणज वैकल्य से, पठन वैकल्य, श्रवण बाधा या फिर लेखन वैकल्य से। तो पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो जूझ रहे होते हैं पठन वैकल्य से। किससे? पठन वैकल्य से। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? श्रव्य किताबें, पुस्तकें, उपशीर्षक वाली वीडियो, त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र। तो श्रवण बाधित बच्चे हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, तो उनके लिए श्रव्य किताबें क्या इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है गलत, तो यही सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, सही मिलान करने वाले प्रश्न, सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न, या फिर खुला उत्तर या फिर मुक्त उत्तर वाले प्रश्न? तो सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए खुला उत्तर वाले या फिर मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछने चाहिए। ये प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन के कई प्रकार के आंसर निकल पाते हैं और बच्चे जो होते हैं विचार करके आंसर दे पाते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन है, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें नज़रअंदाज किया जाए। बिल्कुल गलत हो जाएगा, नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, ना उन्हें नकारा जाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है कि जो बच्चे अपने साथ अनुभव लेके आते हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे कैसे सीखते हैं? चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन करके। बच्चे कैसे सीखते हैं? तो सभी प्रकार से सीखते हैं। ए बी सी डी ये चारों ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं, तो इसके अनुसार यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस कक्षा में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देता है। अगर शिक्षक निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देगा तो बच्चे बेहतर तरीके से बिल्कुल नहीं सीखेंगे। शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल उच्च बुद्धि केवल जो है ऑप्शन मिल जाए, कहीं भी मिल जाए ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन हमेशा ही गलत हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठचर्या का पालन करता है। तो मानकीकृत पाठचर्या की बात की जाए तो ये भी ऑप्शन हमेशा ही गलत होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? अपनापन, हीनता, क्रोध या फिर अलगाव? तो इसका आंसर हो जाएगा अपनापन को। किसको? अपनापन को। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तार्किक सोच से, प्रतिक्रिया सेट से, निष्क्रिय अनुसरण से या फिर प्रकार्यात्मक स्थिरता से? तो समस्या समाधान की प्रक्रिया बेहतर होती है तार्किक सोच से। तार्किक सोच से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। त्रुटियां जो होती हैं सीखने की सिखाने की प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, और टीचर यह जान पाता है कि बच्चों के मन में कैसे विचार चल रहे हैं, बच्चा कितना लेवल तक पहुंच पाया है और किस प्रकार किस विधि द्वारा बच्चे को आगे सिखाना है। बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती हैं। बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं। वयस्कों में से उनकी हीनता को दर्शाती हैं। तो बच्चों की भ्रांतियाँ और त्रुटियाँ जो होती हैं बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है, इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। आनंद इस बात का संकेत है, उत्साह, उत्सुकता या फिर ऊब? तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे ऊब इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दंड और प्रोत्साहन के घटक है, मतलब किसके घटक है दंड और प्रोत्साहन? व्यवहारवाद सिद्धांत के, डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि के, मानवतावाद सिद्धांत के या फिर संयोजकता सिद्धांत के? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद सिद्धांत के। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने की पद्धतियाँ? तो कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? तो विद्यार्थियों की अभिरुचि भी प्रभावित करेगी, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता भी प्रभावित करेगी, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर भी प्रभावित करेगा और सीखने सिखाने की पद्धतियाँ भी प्रभावित करेंगी। तो चारों चीज़ें जो हैं सीखने की प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए बी सी डी। अब यहाँ पे हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं? व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्व पर प्रभाव पड़ता है। तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण, व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो तीनों कारक होते हैं व्यक्ति, वातावरण, व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।